हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स पर। मेरा नाम विशाल है और मैं इस चैनल पर आपको 10th क्लास की मैथ्स बहुत ही डीप और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं, किस तरीके से ज़ीरोज़ को निकालते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर हम अब ज़ीरो से निकालने की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका ज़ीरो भी कितना निकलेगा, एक ही निकल सकता है। तो अगर हम एक क्वेश्चन लें, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 2m - 6 का ज़ीरो फाइंड कीजिए। ठीक है, आपको बोला गया है कि 2m - 6 के ज़ीरोज़ निकालिए। अब देखिए, इसका जो निकालने का प्रोसेस है वो इसी के डेफिनेशन में छुपा हुआ है। आपको पता है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। यानी कि हमें पता है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि पॉलिनोमियल का मान क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2m - 6 का आंसर हमें ज़ीरो चाहिए, है कि नहीं। आपको यही तो जीरो चाहिए ना, तो हमने रख दिया कि दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब हम m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कुछ ना कुछ, जिस पर ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये माइनस का 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, और ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का 2। तो यानी यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से ये गया आपका 3 पर, तो m की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब m इज इक्वल टू 3 होगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, क्लियर है। अगर आप चाहें तो मैं इसको चेक कर देता हूँ यहाँ साइड में कि ये देखिए 2m - 6, m की वैल्यू 3 डालते हैं तो 2 इंटू में 3 -6, 6 - 6 क्या वैल्यू आ गई, ज़ीरो आ गई। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की, कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में कैसे निकालते हैं। यहाँ तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं और फिर m की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड पॉलिनोमियल की, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की। तो इस केस में द्विघात बहुपद में हम डायरेक्ट जीरो से इक्वेट नहीं कर पाते, बिकॉज अगर मैं पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सही से आपको क्लियर हो। मान लो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, px दे रखा है x² + 7x + 10। अब अगर हम इसको डायरेक्ट जीरो के इक्वल रखते हैं तो ये 10 तो देखो जीरो के उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। पर अब यहाँ पर x को अकेला कैसे करेंगे, x अकेला नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है कि हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज यानी कि फैक्टर बनाना सीखना पड़ेगा हमें। उससे पहले बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में लिख देना किसी भी चीज़ को, क्लियर है। मल्टीप्लाई में लिखना, अभी बेसिक इतना समझ लो। फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में लिखना। तो पहले हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को तोड़कर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब वो हम करते कैसे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये करने का आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत बार, जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इसी फंडे के साथ क्या करते हैं, फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा मिड टर्म स्प्लिट, यानी कि बीच की जो टर्म होती है उसको हमें स्प्लिट करना है। अगर मैं क्वेश्चन लूँ, पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, जीरो तो हम तब निकाल पाएंगे ना। तो ये लिखा हुआ है x² + 7x + 10। अब फैक्टर बनाने के लिए हमें किसी भी पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर सबसे आगे, उससे कम पावर उसके पीछे, एंड द कांस्टेंट टर्म लास्ट में होनी चाहिए। तो चेक करो, क्या मैक्सिमम पावर सबसे आगे है, बिल्कुल 2 वाली पावर सबसे आगे है, उससे कम वाली 1 वाली पावर उसके पीछे है, एंड कांस्टेंट टर्म लास्ट में है। तो हमारा बिल्कुल ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो हम लिख लेते। अब समझिए, अब हमारे पास ये है मिडिल टर्म।
तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि स्टार्टिंग के दो हिस्सों में से एक चीज़ कॉमन निकल जाए और लास्ट के दो हिस्सों में से सेम चीज़ कॉमन निकल जाए। मतलब जब हम कॉमन निकालें तो अंदर जो बचता है ना वो सेम होना चाहिए। अभी मैं ये करके दिखाता था कि आपको पता चले। आप समझिए 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x को क्या मैं 5x + 2x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5x + 2x मिलकर 7x ही तो बनेगा। तो x² का x² और 7x को मैं तोड़ देता हूँ 2x + 5x में, और 10 लास्ट में है आपका। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको ये जोड़ा है इसके अंदर से कुछ कॉमन लेना है, और ये जोड़ा है इसके अंदर से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी वो नंबर भी हो सकता है और वेरिएबल भी। ऐसा नंबर या वेरिएबल जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो। सेम यहाँ पर भी यही केस होगा कि इन दोनों में जो सेम वेरिएबल या नंबर होगा उसे बाहर निकालेंगे। तो आप देखिए x² और 2x, यानी x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं कॉमन दिख रहा। तो यहाँ से क्या बाहर आ गया, x। अब देखो आपने x ले लिया पूरे में से, तो यहाँ से x गया तो यहाँ बचेगा क्या, अंदर एक बार x बचेगा, और 2x में से x गया तो 2 बचेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब प्लस का प्लस आ गया, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ थोड़ी x, तो यानी वेरिएबल तो नहीं आएगा यहाँ कॉमन। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो इसको मैं 5 × x लिख सकता हूँ, और इसको मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ। क्या 5 दूनी 10 होता है ना, तो यानी 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 2। आई होप आपको समझ में आया हो यहाँ तक कि हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि स्टार्टिंग की दो टर्म में से कुछ कॉमन आ जाए और लास्ट की दो टर्म में से कुछ कॉमन आ जाए। हमारा मोटिव इसके पीछे क्या होता है कि जो ये वाला टर्म है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये ऑलवेज सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों, अब बताता हूँ क्यों। अब आप देखिए, जैसे ऊपर दो टर्म्स थी, अब नीचे भी दो टर्म्स बन गई हैं। ये देखो, एक ये कंप्लीट पूरी टर्म और एक ये कंप्लीट पूरी टर्म, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे थे, अब हम इस पूरे में से निकालेंगे। तो आप देखिए, क्या ये x × x + 2 लिखा है और ये 5 × x + 2 लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि x + 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम किसे कॉमन ले लेंगे, x + 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस पूरे x + 2 को कॉमन उठा के यहाँ ले लेंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ इस पूरे में से x + 2 गया तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ पूरे में से x + 2 गया तो बचा क्या, 5 बचा। आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए, क्या ये जो चीज़ प्लस में लिखी हुई थी उसको हम तोड़ते तोड़ते कहाँ तक लिया है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया है। अब ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि इसके हमने क्या कर दिए, फैक्टर्स यानी गुणनखंड बना दिए। क्लियर है, यही आपके क्या है, गुणनखंड है। ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। अब हम मेजर बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया 7x को तो हम 10 - 3 भी लिख सकते हैं, है ना, 1 + 6 भी लिख सकते हैं, उसके अलावा 3 + 4 भी लिख सकते हैं, 20 - 13 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम इसको कैसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो आपने 2 + 5 ही क्यों लिखा, क्या रीज़न था कि आपने इसको 2x+ में 5x लिखा, है कि नहीं। तो अब देखो, मुद्दा ये है कि मैंने इसको 2x + 5x क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि ऑलवेज जब कॉमन लिया जाए तो अंदर वाली चीज़ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको तोड़ने का एक रूल होता है, क्योंकि आपको अपने आप तो तोड़ नहीं पाओगे। तो वो रूल क्या होता है, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट उठाना है। तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है, x², तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा 1, है कि नहीं। और लास्ट टर्म उठानी है, तो लास्ट टर्म क्या है, 10। इन दोनों को करना मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया आपका, 10 आ गया, है कि नहीं। देखो हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म उठाई, उसका कोफिशिएंट निकाला, वो कोफिशिएंट लिख दिया साइड में, कांस्टेंट टर्म उठाई, उसको साइड में लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया 10। अब हमें इस 10 का करना क्या है, अब देखिए, आप देखो कि 10 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यानी 10 को तोड़ो। तो 10 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो ये बन गए 10 के क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो आपको पता है कि 10 को हम पहले तो 10 × 1 लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। क्या कोई और तरीका है जिससे 10 लिखा, ये 10 लिखा जा सकता है, नहीं, और कोई तरीका नहीं है। इकलौते दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक 10 × 1 है, एक 2 × 5 है। अब आपको चेक करना है कि जो यहाँ पे दो पेयर बने हैं,
इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता हो, 7 आता हो। तो अगर मैं पहला पेयर पकड़ूं तो देखो पहला पेयर ऐड करने पे क्या आता है 10 और 1 11, और माइनस करने पे क्या आता है 10 माइनस 1 9। तो यहाँ तो 7 नहीं आ रहा है कि नहीं, यहाँ तो 7 नहीं आ रहा है। अब सेकंड पेयर की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की। तो यहाँ पर देखो ऐड करने पर 7 आ रहा है, माइनस करने पर 3 आ रहा है। तो हमारा देखो ऐड करने पर 7 आ रहा है, यानी हमारी बात यहाँ पर बन गई। आई बात समझ में बच्चों आपको किस तरीके से तोड़ना है। हमने पहले क्या करा, हमने इसका कोफिशिएंट उठाया और कांस्टेंट टर्म उठाई, उसको साइड में लिख दिया और मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दिया। अब जो हमारा आंसर है उसको हमने तोड़ा, उसके मतलब पॉसिबल वेज बनाए जिससे हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई 1 बन गया और 2 मल्टीप्लाई 5। इसके अलावा कोई पॉसिबल वे नहीं है जिससे कि 10 को लिखा जा सकता हो। अब हम उसमें चेक करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कि क्या 7 बन रहा है, यानी कि जो बीच वाली टर्म है क्या वो बन रही है। तो देखो 10 और 1 11 था यहाँ पर, और माइनस करने पे 9 आ रहा था, लेकिन इस केस में हमारा बन गया। तो यानी कि अब आप चेक करो कि हमें चाहिए क्या, प्लस का 7x। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5 अगर मैं लिख दूँ तो मेरा काम बन जाए। 2 प्लस में 5 यानी कि 2x प्लस में 5x मैंने लिखा, तो हमारा देखो 7x भी आ गया। अब क्या हमारा काम यहीं ख़त्म होता है? नहीं, आपको चेक करना है कि जो आपने पेयर उठाया है उसके जो पॉसिबल वे बनाए हैं। आपने देखो प्लस का 2 प्लस का 5 लिया है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या आंसर में आपका जो यहाँ पर है वो आ रहा है। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10 और प्लस का प्लस, तो आ गया आपका +10। तो यानी हाँ, यही वाला जो फैक्टर है 2 प्लस में 5 वो ही सही है। अगर आपको ये मल्टीप्लाई का फंडा समझ में नहीं आया कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब भैया तोड़ा है इसको तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ऑब्वियस ही बात है ना मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर चाहिए। हम अगर नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ना सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। उससे पहले हाँ, पहले जीरोस तो निकाल लो, पहले सारे के सारे के मिड टर्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन सीख लेंगे। तो अगर मैं जीरोस की बात करूँ तो अब देखो आपने इसके फैक्टर बनाते बनाते यहाँ पर आ गए हम, तो फैक्टर बन गए। तो अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 जीरोस, यानी शून्य के लिए px बराबर में 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, px बराबर में क्या होना चाहिए, 0। हमारा px क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये होना क्या चाहिए, 0। अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को तोड़ा, ये पूरा प्रोसेस आएगा यहाँ पर, ये पूरा 3 लाइनों का तोड़ते हुए। मैं यहाँ पे स्टेप खा लेता हूँ, क्यों कॉपी भरवा रहा हूँ उससे, है कि नहीं। तो ये आ गया x+2, अंदर बच गया x+5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको कि फैक्टर बना के हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब असली काम अब आता है कि अब आपको करना क्या है कि एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है और एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यानी एक बार x+2 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार x+5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए, ये इसलिए का साइन होता है वो एक बिंदु ऊपर दो नीचे, x इज इक्वल टू -2 एंड -5 आर द जीरोज ऑफ px, यानी इसके ये शून्यक हैं। क्लियर है। देखो 2 जीरोज आए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 2 डिग्री थी इसकी मैक्सिमम, तो इसके जीरोज भी कितने आने थे, 2 आने थे। अब आपके दिमाग में ना एक डाउट आ रहा होगा कि ये सब तो क्लियर है कि फैक्टर बना दिया मैंने और 0 के इक्वल करा, उसके बाद एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल, पर दोनों को मैंने क्यों रखा 0 के इक्वल, है कि नहीं। तो आप मेरी बात समझो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0 है। आपको पता है कि आंसर अगर मुझे 0 चाहिए और 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मुझे मान लो मैं कभी भी 3 और 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर मुझे कभी भी आंसर 0 चाहिए तो मुझे ऑलवेज 2 नंबर में से एक नंबर 0 चाहिए होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 0 तब 0 आएगा। या तो मैं इस नंबर को 0 कर दूं, है कि नहीं, या तो फिर मैं इसको 0 कर दूं, यानी 0 मल्टीप्लाई 2 तब 0 आएगा। और या तो मेरे दोनों नंबर ही 0 हों तब 0 आएगा, है कि नहीं, समझे। यानी इन दोनों में से कम एक या तो दोनों नंबर ही 0 होने चाहिए तभी 0 आ सकता है। अगर दोनों में से ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों ही नंबर 0 ना हो और आंसर 0 आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है।
तो अब हमें तो पता नहीं ना कि इनमें से कौन सा ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं और इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर ना आए फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ताकि आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाए। देखो बच्चों, मैथ्स पता है, मैथ्स बेसिकली टफ आपको जब लगेगी जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा या तो लॉजिक उसका क्लियर नहीं होगा। पर मैं इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन लॉजिक और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और वो लंबे टाइम तक रिटेन भी रहे। क्लियर है? क्योंकि विदाउट लॉजिक मैथ पढ़ने का मतलब नहीं बनता। मैथ पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड है, इसलिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं ऑलवेज ट्राई करूँगा कि उससे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अब हम एक और px लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से सीखना, बहुत अच्छे से। क्लियर है? इसके अंदर मैं बचे हुए सारे के सारी चीज़ें कवर कर दूंगा आपके लिए, और जो मैंने पीछे मल्टीप्लाई का केस बताया था वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब आप देखिए, हमें इसका ज़ीरो निकालना है, तो वही लिखेंगे हम कि 4 ज़ीरोज़ शून्य के लिए। हिंदी में मैं हिंदी में बच्चों बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में लिखूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखने में बोरियत होगी। 4 ज़ीरोज़ पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो पी एक्स हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टर बनाने हैं। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जी, सबसे हाईएस्ट पावर सबसे आगे, उससे कम पावर उसके पीछे, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट उठाएंगे, वो है हमारा 1, और कांस्टेंट टर्म उठाएंगे, वो हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका, 6 आया। कितना आया, 6। अब आप चेक करो कि देखो 1 मल्टीप्लाई 6 क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। तो अब हम 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ने के दो ही तरीके हैं, एक तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 होता है, और या तो 6 मल्टीप्लाई 1, है ना, 6 कम 6 होता है। तो अब चेक करिए कि इन दोनों पेयर में से 5 कब आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर। तो अगर मैं इस पेयर को देखूं 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखो ऐड करने पर यहाँ पे 5 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है। तो देखो यहाँ पर 5 आ रहा है ऐड करने पर, है ना, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे चेक नहीं करेंगे, हमें यहीं नहीं रुक जाना, हमें आगे भी देखना है। तो आगे देखो, जोड़ने पर 7 आता है और घटाने पे 5, तो लो 5 यहाँ पर भी बन रहा है और 5 यहाँ पे भी बन रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने बोला था कि आपको आगे भी चेक करना है, क्योंकि अगर आप यहीं पर आंसर निकाल के बैठ जाओगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब मैटर ये है, बात यह है कि हम इसमें रखें कौन सा, यानी इसको यूज़ करें कि इसको यूज़ करें। तो अब देखो, जो मैंने आपको बात कही थी ना मल्टीप्लाई वाली, अब वो यहाँ काम आएगी। आप चेक करो, आपको चाहिए -5 चाहिए। तो अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो -5 का मतलब हो गया -2 -3, है ना। -5 चाहिए तो -2 -3, ये देखो -2 -3 मिलके बनता है -5। क्लियर है? यानी मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब सेकंड वाले पेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे अगर -5 चाहिए, तो -5 का मतलब क्या हो गया, एक तो मुझे पता है कि घटाना पड़ेगा, है कि नहीं, 5 में है तो 6 और 1 को माइनस करना पड़ेगा। पर अब मुझे अगर माइनस चाहिए तो मैं 1 में 6 को घटाऊंगा, 1 में 6 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। बिल्कुल। तो यानी हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, पर हम ले किसको। तो अब आपको पीछे बात याद होगी कि मैंने क्या बोला था कि आपके पास जो भी पेयर बनेंगे आपको उन्हें मल्टीप्लाई करके भी देखना है, यानी कि आपको इस टर्म को और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर में ये जो बॉक्स में आपका बना था ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था अभी यहाँ पे कि आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपका जो बॉक्स वाली वैल्यू है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो बस अब हम चेक करके देखते हैं। तो आप चेक करो, -2 मल्टीप्लाई -3, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिया 6, तो देखो ये प्लस का 6 था तो इस केस में तो आ रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट केस को चेक कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और एक छिक्के 6, तो यहाँ पर देखो माइनस का 6 आ रहा है ना कि प्लस का 6। तो यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली सेकंड वाली, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। आई बात समझ में आपको? इसीलिए मैंने बोला था कि आपको मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
तो हमने -5x को क्या लिख दिया, -2x -3x। अब बस आपको वही करना है, यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसके पेयर्स को सही तोड़ा है ना, तो आप कॉमन जब लोगे तो अंदर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज सेम आएगी। तो देखो इसमें x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो अंदर बच गया x - 2। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, 3 कॉमन आने वाला है। तो हम -3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ देखो -3 चला गया, x बचा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, तो आपने देखो यहाँ साइन प्लस का था, साइन किसका था, प्लस का। आपको ये बात पता होगी कि प्लस का साइन कब कब बन सकता है, या तो प्लस इंटू प्लस हो या तो माइनस इंटू माइनस हो। प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस आता है और माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आता है। क्लियर है, ये तो आपको पता है साइन के बारे में। प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो अगर हम हमें अभी प्लस चाहिए तो हम इसकी बात करते हैं, ऊपर वाले की। तो आप देखो यहाँ प्लस है ना, आपने कॉमन क्या निकाला है, माइनस का 3, पूरा -3 निकाला। आप साइन पे भी फोकस करो, आपने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है, तो ऑब्वियस बात है बच्चों, -3 कॉमन निकाला तो 3 निकाल लिया, तो यहाँ 2 बच गया। चलो अच्छी बात है, 2 बच गया, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ प्लस था और प्लस में से आपने माइनस कॉमन निकाला है, तो प्लस बनने के चांसेस कौन कौन से, या तो प्लस इंटू प्लस हो या तो माइनस इंटू माइनस हो। तो अगर आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये वाले में से तो आपने निकाल नहीं सकते, यानी यहाँ पर किस में से निकालोगे, इसमें से। तो आपने एक माइनस निकाला तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस बराबर में 0। देखो आ गया आपका ये सेम, क्लियर है, अंदर वाली वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या समझाना चाहा यहाँ पे। आप साइन भी कॉमन लेते हो, तो साइन जब आपने माइनस का कॉमन लिया तो आपने यहाँ से भी कॉमन लिया और यहाँ से भी। तो अब आप बोलोगे भैया प्लस में से माइनस कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो आपको पता है प्लस कैसे कैसे बन सकता है। प्लस या तो प्लस इंटू प्लस से बनता है या तो माइनस इंटू माइनस से बनता है। तो प्लस माइनस इंटू माइनस से बना और हमने एक माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर एक माइनस बच गया। ठीक है, अगर तब भी आपको समझ ना आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बस इसको तोड़ने पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको सही तोड़ा होगा ना, तो आपका जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा अंदर। क्लियर है, अब बस इस पूरे टर्म में से x - 2 कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से x - 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया क्या, यहाँ से x - 2 गया तो बचा x, और यहाँ से x - 2 गया तो बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब बस एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। हम लिख देंगे कि इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px, यानी कि x बराबर में 2 और 3 px के शून्यक हैं। ये मेरा x थोड़ा n जैसा लगता है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, और अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सकें और उनको भी उनकी मैथ्स भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।